गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक ये हल प्रश्न पत्र है, ठीक है। और इसमें जो है 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्तमान सभी दरोगा परीक्षा में औसतन जो है 60% प्रश्न इसी पुस्तक से आए हुए। तो जो लोग भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है उनके लिए जो है ये बुक जो है रामबाण का काम करेगा, ठीक है। तो इसको जो है पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ, हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज जो हम लोग देखेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा 3/9/2023 को ये परीक्षा हुआ था, ठीक है। उसमें जो है पहला प्रश्न था टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है, बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 1943 में हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। तो बिंदेश्वरी पाठक ने 1970 में, ध्यान रखेंगे, सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना की थी। इन्होंने 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इनको। इनकी मृत्यु हुई थी 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014, ध्यान रखेंगे 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके लगते हैं। ध्यान रखेंगे कितने टीके लगते हैं, 7 टीके। डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टेटनस का, पोलियो का, खासरा का, टीबी का, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की पहल है जिसका निर्णय स्टॉक सम्मेलन 1972 में लिया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुए कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप 5 जून 1972 को हुआ था। तो ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम का गठन कब हुआ था, 5 जून 1972 को हुआ था। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, तो नैरोबी केनिया में है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। एमिशन गैप रिपोर्ट तथा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट यूएनईपी जारी करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एमिशन गैप रिपोर्ट और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट यूएनईपी जारी करता है। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था जो ब्राज़ील में है, ठीक है। वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है इस सम्मेलन में सतत विकास हेतु वैश्विक कार्य योजना एजेंडा 21 को अपनाया गया था। तो ध्यान रखेंगे एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो+10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन वर्ष 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से जाना जाता है। रियो+20 सम्मेलन वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था की कार्यवाही के लिए भागीदारी की स्थापना की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान कार्बन उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है। ध्यान रखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जापान में आयोजित किया गया था। ये कार्बन उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, जो भी पॉइंट दिया हुआ है इसमें आपको सारे पॉइंट को नोट करना है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखेंगे 2026 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपको
यूएसए कनाडा मेक्सिको में, यूएसए कनाडा मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, सेरिब्रम है। ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है यह 2 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखेंगे, अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। प्रमस्तिष्क जो वही सेरिब्रम वाला जो पार्ट है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, घृणा, प्रेम, भय का अनुभव जैसी क्रियाएं का नियंत्रण और समन्वय प्रमस्तिष्क के द्वारा ही होता है। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है। उसके बाद दूसरा है डेनसेफेलॉन। ठीक है, डेनसेफेलॉन यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द एवं रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क के बारे में, तो ये भी जो है 2 भागों में मध्य मस्तिष्क को बांटा गया है। कार्पोरक क्वाड्रिजुमेन ये दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का कार्य करता है। दूसरा है सेरिब्रल पेंडकल, यह तंतुओं का बंडल होता है जो सेरिब्रल कार्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज से जोड़ता है। मेडुला अम्बालागेटा का पिछला भाग है, मेरुरज बनाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु के चारों ओर भी ड्यूरोमेटर, ऑक्नाइड और पाइमेटर का बना आवरण होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है, ध्यान रखेंगे, मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करती है तथा मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। परिधीय तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है, जिन्हें क्रमशः कपिलीय तंत्रिकाओं एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपिलीय तंत्रिकाएं होती है, ध्यान रखेंगे, मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती है एवं 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है। तो 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती है। श्वेता तंत्रिकाएं तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों एवं रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। श्वेता तंत्रिका तंत्र की अवधारणा का सर्वप्रथम लैंगली महोदय ने दिया था, ध्यान रखेंगे, श्वेता तंत्रिका तंत्र की अवधारणा सर्वप्रथम लैंगली महोदय ने दिया था। श्वेता तंत्रिका के 2 भाग हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ध्यान रखेंगे, श्वेता तंत्रिका 2 भाग है इसका, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी और पराकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो अनुकंपी और पराकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं क्या होती है? हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है, ध्यान रखेंगे। ये दोनों ही हमेशा क्रियाशील रहती है। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का आकार होता है। तो मंत्रिपरिषद का आकार जो है लोकसभा का 15% होता है। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है, ध्यान रखेंगे। यह प्रावधान 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था। ठीक है। तो लोकसभा में 15% मंत्रिपरिषद का आकार होता है। ये कौन सा संविधान संशोधन? तो ध्यान रखेंगे 51वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगा। ठीक है। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी, यानी दिल्ली विधानसभा में 10%। दिल्ली विधानसभा में कितना है? तो 10% है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा
चालक रहित विमान है। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य चालक रहित विमान है, ठीक है, चालक रहित विमान है। लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली है। इसे डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह 1.5 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्य को भेद सकता है। इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय थल सेना में क्रमशः 2000, 2001 तथा 2003 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो 2000 में जो है वायुसेना में और भारतीय नौसेना में 2001 में और 2003 में थल सेना में शामिल किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का फुल फॉर्म है, का गठन हुआ था 1998 में। तो डीआरडीओ का गठन 1998 में किया गया था और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत हैं, समीर बी कामत हैं। आइए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सबसे बड़ी अक्सबो झील है। तो बिहार की सबसे बड़ी अक्सबो झील कौन है? तो कांवर झील है, कांवर झील है। आइए देखते हैं इसको भी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कांवर झील है। कांवर झील को एशिया का सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। तो गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, ठीक है। तो कांवर झील कहाँ स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट्स है। तो ध्यान रखेंगे बिहार की पहली है और देश की 39वीं रामसर साइट्स है। गोगाबिल पक्षी बिहार कटिहार में स्थित है। गोगाबिल पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो कटिहार में स्थित है। कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर पक्षी बिहार दरभंगा में स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? देखते हैं इसको। जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो इसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज सिद्धांत इसको कहा जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत से अनुप्रयोग हैं। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। दुग्धमापी यानी लैक्टोमीटर जो दूध के किसी नमूने को शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। रक्षा पेटी पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करती है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है आपको 8 राज्यों से गुजरती है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें दिया होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आप देख लें, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। तो ये मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। भूमध्य या विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये क्रम से ही आप याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत में माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में माही नदी जो है, ठीक है, जो विंध्य श्रेणी से निकलती है मध्य प्रदेश से, ये जो है 2 बार काटती है, ठीक है। और खंभत की खाड़ी में जो है ये नदी गिरती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक जो है ये गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर, ध्यान रखेंगे, सोमेश्वर श्रेणी के जो है ये पश्चिम
भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिले में बहते हुए अंत में मुंगेर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये अंत में जो है ध्यान रखेंगे मुंगेर जिला में गंगा नदी में मिलती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसकी सहायक नदियां हैं, यानी बूढ़ी गंगे की सहायक नदियां हैं मासन, बालोर, त्यूर, धनौती आदि। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं उत्तर दिशा से, ध्यान रखेंगे उत्तर दिशा से, बाएं किनारे से कहा जाता है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा आदि। दक्षिण दिशा से यानी दाएं किनारे से टोंस, यमुना, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, किऊल। टोंस, यमुना, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, किऊल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात यह उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है, अरब सागर की खंभत की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये भी खंभत की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर है। यह जब्बलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। तो ध्यान रखेंगे यह जब्बलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैलों को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है, यानी धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर ही है, ध्यान रखेंगे। ओरसांग नर्मदा में दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। ओरसांग जो है नर्मदा के दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुअरी यानी ज्वार नद मुख बनाती है। तो नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुअरी या ज्वार नदी मुख बनाती है। तावा, बंजर, शेर आदि इसकी अन्य सहायक नदी है। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी जो है तावा, बंजर, शेर जो है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध, ठीक है, जो नर्मदा नदी पे ही स्थित है, जहाँ पे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू भी है, ध्यान रखेंगे। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेज़ों को मिली। तो बंगाल की दीवानी अधिकार जो है इलाहाबाद की संधि से मिली थी, जो 1765 में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था, ठीक है। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुई। इसके बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया था। तो ध्यान रखेंगे इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। तो ध्यान रखेंगे इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। 15वां नंबर क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखेंगे चुनाव आयोग का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है, 324 से 329, ठीक है, 324 में है। और भाग कौन सा है? तो भाग 15 में, ठीक है। तो चुनाव आयोग के बारे में भाग 15 में है, ठीक है। अनुच्छेद 324 से 329 तक, 329 क तक, ठीक है, चुनाव आयोग का उल्लेख है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, आप इस यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है पीटी सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों का निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसी का दिया हुआ और डिटेल। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था।
तो 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक ध्यान रखेंगे सिर्फ जो है एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त होता था, और अभी कितने हैं तो 4 हैं, ध्यान रखेंगे। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। हालांकि 1990 के उपरांत दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति पहले की तरह हो गई। फिर जो है एक बार फिर अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम करती है, ठीक है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन, भत्ते एवं दूसरे लाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। तो आयोग किसके आधार पे? तो बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जो भी पहले हो, ठीक है, जो पहले हो तक होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है आपको सुकुमार सेन है। 31 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक सुकुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो BS रामा देवी है, ध्यान रखेंगे, BS रामा देवी हैं, जो 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। नेक्स्ट है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये राजीव कुमार है और ये 25वें नंबर के हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, 25वें नंबर का। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, ठीक है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो लोकसभा के पास नहीं है। पहला है, यह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249, ध्यान रखेंगे, राज्य सूची अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है, ठीक है। यह संसद की नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु अधिकृत कर सकती है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है अनुच्छेद 67 के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है अनुच्छेद 67 के द्वारा। यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो गया है, तो आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगा। अनुच्छेद 352, 356 तथा 360, ठीक है, ये आपातकाल के बारे में है। संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियां प्रदान की गई है जो राज्यसभा के पास नहीं है। नेक्स्ट है धन विधेयक, ठीक है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में को प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकता। इसे विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, इसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा ही पारित कर सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने की संकल्प जो है लोकसभा ही पारित कर सकता है। 5वां है, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार पूछा है तो ये है आपको 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, पूरब से 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम तक। 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, पूरब से 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम तक। आइए इसका डिटेल देखते हैं।
भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच विस्तृत है। भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। इसका दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है। ठीक है, तो दक्षिण विस्तार जो है 3,214 यानी 3,214 ऐसे याद करेंगे, 3,214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर यानी 2,933 किलोमीटर है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई द्वीपों सहित जो है 7,516.6 किलोमीटर, तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारा मोती, पश्चिमी बिंदु जो है गुहारा मोती, जो गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत है। तो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली स्ट्रेटोस्फीयर है। ध्यान रखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल भी कहते हैं। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अब आइए देखते हैं वायुमंडल की संरचना, इसका डिटेल देखते हैं। तापीय विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वायुमंडल का। क्षोभ मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वायुमंडल के सबसे निचली परत को संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल अथवा क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर होती है। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई 13 किलोमीटर। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर, यह ध्रुवों के निकट कितना है तो ध्यान रखेंगे 8 किलोमीटर, और विषुववृत्त पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं या वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, तड़ित झंझा, चक्रवात आदि घटती रहती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। तो क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान कितना घटता है तो 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से ट्रम्पोपाज द्वारा अलग होता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से जो है ट्रम्पोपाज द्वारा अलग होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ फिगर मेसोपाज, ठीक है, मेसोपाज जो कि 400 किलोमीटर है, इसको बहिर्मंडल और आयन मंडल मेसोपाज, ठीक है। स्ट्रेटोपाज जो 80 किलोमीटर मध्य मंडल, ठीक है, और समताप मंडल 50 किलोमीटर। ट्रेपोपाज जो 18 किलोमीटर और जो कि क्षोभ मंडल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं समताप मंडल। धरातल से इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं घटित नहीं होती है। इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ान के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। इस ओजोन परत द्वारा सूर्य सौरोकी बैगनी किरण तरंगों को अवशोषण होता है। समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपॉज द्वारा अलग होता है। तो ध्यान रखेंगे, समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपॉज द्वारा अलग होता है। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपाज द्वारा अलग होता है। तो मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपाज द्वारा अलग होता है। आयन मंडल यूनोस्फीयर, आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के मध्य है। कुछ स्रोतों में इसका विस्तार 640 किलोमीटर तक माना जाता है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत अवशेषित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, यह मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तन है। यह आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। नोट दिया है, औरोरा
ऑस्ट्रेलालिस तथा ऑरोरा बोरियालिस जैसी परिघटनाएं आयन मंडल में घटित होती है, जो एक प्रकार का सौरयूक तूफान है। सौरयूक तूफान से निष्कासित इलेक्ट्रॉन तरंग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो सीता माता की जयंती जो है बैसाखी माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता माता की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सीता माता की जयंती बैसाखी माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। इसका विस्तार देखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीनों के नाम चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष यानी अगहन, पौष, माघ और फागुन। चैत माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। तो चैत माह से, ठीक है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाते हैं? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल को क्या कहा जाता है? तो पच्छाब बादल कहा जाता है। पच्छाब बादल कहा जाता है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल पच्छाब बादल कहलाता है। बादलों का वर्गीकरण, औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 प्रमुख वर्गों तथा 10 उपवर्गों में बांटा गया है। उच्च बादल, ठीक है, ऊंचाई है 6000 से 20000 मीटर। ठीक है, उच्च बादल में 3 भाग, तो पच्छाब बादल इसी में। उच्च बादल में पच्छाब बादल पहला है, ये आसमान में सबसे अधिक ऊंचा है। तो पच्छाब बादल जो है सबसे अधिक ऊंचा है और सफ़ेद रेशम की भांति कोमल एवं बिखरे बादल होते हैं। ये हिमकणों से बने होते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये हिमकणों से बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती। चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले यह मेघ दिखाई पड़ता है, यानी चक्रवात के आगमन के क्रम में सबसे पहले जो है यही बादल दिखाई देता है, इसलिए ये मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक हैं। तो मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। सफ़ेद बादल, पाच्छब स्तरीय बादल। पाच्छब स्तरीय बादल ये बृहद क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति फैला रहते हैं। इनके आगमन पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बन जाता है। चक्रवात के आगमन के क्रम में पच्छब मेघों के तत्काल बाद यही बादल दिखाई देता है। तो चक्रवात के आगमन के क्रम में पच्छाब मेघों के तत्काल बाद यही बादल दिखाई पड़ता है। तीसरा है पच्छाब कपासी बादल। ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं तथा प्रायः समूह में या लहरनुमा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। मध्य बादल औसतन 2500 से 6000 मीटर। उच्च स्तरीय बादल ये भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की भांति फैले छोटे स्तरों वाले बादल होते हैं। इनकी छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला एवं अस्पष्ट दिखाई देता है। इनके विस्तृत क्षेत्रों पर लगातार वर्षा होती है। उच्च कपासी बादल ये सफ़ेद एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। संपूर्ण आकाश में ये महीन चादर के रूप में बिखरे रहते हैं। तीसरा है निम्न बादल, ऊंचाई 2500 मीटर। स्तरीय बादल ये धरातल के निकट कुहरे के समान बादल हैं। इनमें कई परतें पाई जाती है। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह छाए रहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीत ऋतु में 2 विपरीत स्वभाव वाली वायुराशियों में मिलने से प्रायः इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट है स्तरीय कपासी बादल। ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बे के रूप में मिलते हैं तथा ये जाड़े के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। ये सामान्यतः साफ मौसम के सूचक हैं। ठीक है, स्तरीय कपास बादल। कपासी बादल इनका आकार गुम्बदाकार या फूल गोभी की भांति होता है। इसके आधार क्षेत्र समतल पाए जाते हैं। यह प्रायः साफ मौसम की को सूचना देते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कपासी वर्षा बादल। ये अत्यधिक गहरे काले एवं सघन बादल हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं। 7500 मीटर इन बादलों से, ठीक है, दूसरा पॉइंट है इन बादलों से भारी वर्षा, ओला, तड़ित, झांझा आदि उत्पन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती में शीत वाताग्रोह के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है।
वर्षा स्तरीय बादल, ये धरातल से कम ऊंचाई पर स्थित घने काले एवं विस्तृत बादल हैं। ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र वर्षा होने लगती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में उष्ण वातावरणों के सहारे इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ये नेपच्यून को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। तो इसका डिटेल देखते हैं। वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश का अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वरुण ग्रह को पर मौजूद मीथेन गैस द्वारा लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। तो नेपच्यून जो है सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। इसका वायुमंडल अति घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। नेक्स्ट है, इसके प्रमुख उपग्रह ट्रिटोन एवं नेरेडी है। इसके प्रमुख उपग्रह कौन है? तो ट्रिटोन एवं नेरेडी है। शुक्र या वीनस को सांझ का तारा या भोर का तारा तथा पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। शुक्र को पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल या मार्स की सतह लाल फेरस ऑक्साइड की उपलब्धता के कारण होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। शनि या सैटर्न को गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। अरुण या यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह तथा हारा ग्रह भी कहा जाता है यूरेनस को। किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? तो ये किए थे न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। कौन किया था? तो आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों को प्रतिपादन किया था और इसके को जो है भौतिकी के पिता भी कहा जाता है, फिजिक्स के पिता भी कहा जाता है। आइजैक न्यूटन ने 1684 में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया मैथमेटिक में गति के नियमों का प्रतिपादन किया है। इन्होंने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया है जो निम्न है। प्रथम नियम है, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन की प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट कि इस किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? उसका जड़त्व का माप है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है। तो प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है। उदाहरण के लिए, पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये सब प्रथम नियम का उदाहरण है। रुकी हुई गाड़ी को अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। अब द्वितीय नियम देखते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे, किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, तो फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण याद रखेंगे। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा संवेग परिवर्तित आरोपित बल की दिशा में होता है। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेते हैं ताकि चोट कम लगे। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बना फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है।
गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़ों की उपयोग किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा गति का द्वितीय नियम, अब है तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तत्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर जमीन पर कूदने पर नाव को पीछे हटना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति के पीछे गिर जाना, नाव खेने के लिए बांस को पीछे खींचना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या आवश्यक है? तो देखें, ऑक्सीजन तो आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। आइए इसका विस्तार डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पौधों के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। तो ऑक्सीजन और जल जो है सहायक उत्पाद के रूप में निष्कासित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधों में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो पौधे में होने वाला यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो हरित लवक या पर्णहरित, या इसको बोला जाता है क्लोरोफिल भी याद रखेंगे, कुछ भी दे सकता है, ये तीनों जो है आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, कैसे संपन्न होता है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O यानी जल सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित तो क्या बना देता है, देखें यहाँ पे। तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6H2O प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन यहाँ से मुक्त होता है। ठीक है, और जल यहाँ जल और ऑक्सीजन मुक्त होता है और ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं पर्णहरित। पर्णहरित के बारे में, पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। तो पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। पौधों की जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाती हैं। पौधों में पर्णहरित प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है। इस कारण पत्तियों को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। पर्णहरित के केंद्र में मैग्नीशियम यानी Mg पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अभिक्रिया है जो 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रकाश अभिक्रिया, यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के गिरेना वाला भाग में, ध्यान रखेंगे, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होता है? तो हरित लवक के गिरेना वाला भाग में होता है। इस अभिक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इस अभिक्रिया की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके कारण इसे हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया में NADPH2 एवं ATP का निर्माण होता है। NADPH2 तथा ATP का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की दूसरी अवस्था या अप्रकाशीय अभिक्रिया में होता है। अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए नहीं कहते हैं कि यह अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, बल्कि इसलिए कहते हैं कि इस अभिक्रिया हेतु प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होता है। तो यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में प्रकाश अभिक्रिया में बने NADPH2, ठीक है, उसके बाद जो है इसका देख लें NADPH2 का निकोटोनोमाइड एड्यूनिया डेनोक्लोरेटाइड
फास्फेट तथा एटीपी की सहायता से संपन्न होता है। इस अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मेल्विन केल्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। शैवाल या एल्गी, यह ठीक है, शैवाल या एल्गी और हाइड्रिला जो प्रायः जल में मिलते हैं का पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी होता है। पूरा शरीर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये अपघटक को कहा जाता है। अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण, ठीक है, तो यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लघुपथन के समय परिपथ में, तो लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान जो है बढ़ जाता है। लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। अतिभारण या लघुपाथन से बचाव हेतु फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अच्छे फ्यूज तार टीन के बने होते हैं। अच्छे फ्यूज तार टीन के बने होते हैं। सस्ता फ्यूज तार सीसा 37% एवं टीन 63% के मिश्र धातु के बने होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सस्ता फ्यूज तार सीसा 37% और टीन 63% मिश्र धातु के बने होते हैं। इसका गलनांक जो है क्या होता है? तो इसका गलनांक कम होता है। विद्युत फ्यूज सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक का उपयोग किया जाता है। घरों में दी जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती यानी एसी धारा होता है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सप्त रथ मंदिर के किसने बनवाया था? तो ये पल्लवों ने बनवाया था। महाबलीपुरम के सप्त रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक यानी नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी का रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची या कांचीपुरम थी। किराता जुर्नियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मत विलासा प्रहसन की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन वन ने किया था। नरसिंह वर्मन टू ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन टू के दरबार में रहते थे। नोट, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत भी मानी जाती है। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो ये रियल मैगो को जो है आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। रियल मैगो एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग रेलवे में आरक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता था। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा 1959 में किया गया था। तो रेलवे सुरक्षा बल का गठन 1959 में किया गया था, ध्यान रखेंगे, और अधिनियम था 1957 का। संसद ने आरपीएफ अधिनियम में 20 सितंबर 1985 को संशोधन कर आरपीएफ को संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा दिया। अतः हर साल 20 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 20 सितंबर को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है, यानी 73% इसमें दिया है, जबकि 74.4 होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दे दिया है 74.4। 2011 के जनगणना के अनुसार 73% है, तो इसी पे आप लगाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका डिटेल देखते हैं। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14%।
भारत की महिला साक्षरता दर 65.46%। भारत का लिंग अनुपात 943 है। भारत का शिशु लिंग अनुपात 919 है। भारत की जनसंख्या घनत्व तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। बिहार की पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। बिहार की महिला साक्षरता दर 51.5% है। बिहार की लिंग अनुपात 918 है। बिहार का शिशु लिंग अनुपात 932 है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग किस राज्य में है? तो तासीगंग हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर मतदान केंद्र है। इसका डिटेल है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तासीगंग हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प प्रदान किया गया। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जो 25वें नंबर के हैं। वर्तमान में बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास हैं। रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका है? तो रानी दुर्गावती जो है कहाँ की शासिका है? तो रानी दुर्गावती जो है ये आपको गोंडावाना की शासिका है। आइए इनका डिटेल देखते हैं। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को बांदा में प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट कोरत राय के परिवार में हुआ था। रानी दुर्गावती को बचपन से ही तीरंदाजी तलवारबाजी का बहुत शौक था। रानी दुर्गावती का विवाह 1542 ईस्वी में गढ़कढंग यानी गोंडवाना के शासक दलपत शाह में से हुआ था। सन 1550 ईस्वी में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। रानी दुर्गावती पति की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को राजगद्दी पर बैठाकर खुद राज्य की शासिका बन गई। अकबर के काल में गोंडवाना पर विजय अभियान आसफ खां के नेतृत्व में शुरू हुआ, क्योंकि अकबर उस समय उज्बेकों के विद्रोह का सामना कर रहा था। नेक्स्ट है 1564 ईस्वी में दुर्गावती को युद्ध में पराजित कर दिया जाता है। कब? 1564 में। बाद में इस राज्य को अकबर ने इसी राजवंश से संबंधित चंद्रशाह को सौंप दिया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित रोग है? तो बैक्टीरिया जनित रोग जो है ये टाइफाइड है। टाइफाइड रोग जो है बैक्टीरिया जनित है। बैक्टीरिया जीवाणु को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं बैक्टीरिया जनित रोग का डिटेल। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरिया जनित रोग कोढ़ हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया, गोनोरिया हो गया, प्लेग हो गया, क्षय रोग यानी टीबी, सिफिलिस आदि, ये सब क्या है? तो बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है। विषाणु जनित रोग देखते हैं। हेपेटाइटिस हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, रेबीज हो गया, हार्पिस हो गया, डेंगू ज्वार हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया है, पोलियो हो गया। ये विषाणु जनित रोग है। कवक जनित रोग देख लेते हैं। एथलीटी फुट हो गया, दाद हो गया, मधुरा फुट हो गया, खाज हो गया, ये कवक जनित रोग है। कोविड-19 एक श्वसन आधारित रोग है जो कोरोना वायरस यानी विषाणु द्वारा होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन और रोग, विटामिन ए से रतौंधी या जीरोथैल्मिया होता है। विटामिन B1 से बेरीबेरी, विटामिन B3 से पिलाग्रा, विटामिन B11 से पेचिस, विटामिन D से रिकेट्स, विटामिन K से हीमोफीलिया होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयीन थे। ठीक है। उदयीन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु, तथा अजातशत्रु का पुत्र कौन था? तो उदयीन था, जो 460 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयीन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। पूर्व में राजधानी राजगिरी थी। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला भी बनवाया था। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र होता है? तो C6H12O6
C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, तो डिटेल देख लेते हैं। जैसे हमने बताया C6H12O6 ग्लूकोज प्राकृतिक में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह मीठे फलों तथा शहद में पाया जाता है। गन्ना शर्करा सुक्रोज से भी प्राप्त किया जा सकता है। गन्ना शक्कर सुक्रोज से भी प्राप्त किया जा सकता है ग्लूकोज, ध्यान रखेंगे। सुक्रोज को एल्कोहल की उपस्थिति में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 द्वारा जल अपघटन करने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ग्लूकोज। तो C12H22O11 हो गया, ये सुक्रोज है जल के साथ। HCl C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रुक्टोज। ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर N हेक्सेन प्राप्त होता है। HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर N हेक्सेन प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इस अभिक्रिया से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्लूकोज के 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। ग्लूकोज के हर जीवित प्राणी के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी सभी जीव अवयवी किण्वन प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जीवों के लिए ग्लूकोज ऊर्जा का प्रमुख साधन है। मनुष्य द्वारा खाए गए अन्न का प्रमुख हिस्सा कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। पाचन क्रिया के दौरान अन्न का विघटन मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड में होता है। तो ध्यान रखेंगे, पाचन क्रिया के दौरान अन्न का विघटन मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड में होता है। तैयार सेक्राइड अधिकतम ग्लूकोज होता है। तैयार सेक्राइड जो है अधिकतम क्या होता है, ग्लूकोज होता है। नोट, प्राकृतिक रूप में ग्लूकोज के बारे में दिया है। तो प्राकृतिक रूप में से देख सकते हैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2O क्लोरोफिल। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल के द्वारा C6H12O6 प्लस CO2 प्लस CH2O। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण सूत्र दिया है यहाँ पे। व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम। भारी हाइड्रोजन को D संकेत रासायनिक सूत्र है। शुष्क बर्फ को CO2 ठोस बोलते हैं। जल गैस को CO प्लस H2, जल गैस को CO प्लस H2। इथाइल अल्कोहल को C2H5OH, इथाइल अल्कोहल को C2H5OH। मंड को C6H10O5 और N। फार्मेलिन को CHCHO या CH2O। सिरका का, तो सिरका याद रखेंगे CH3COOH, सिरका का CH3COOH, सिरका CH3COOH। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का संबंध जो है शिक्षा से है। ठीक है, शिक्षा से है। सन 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं नई दिशा देने के उद्देश्य से कोठारी आयोग का गठन किया था। तो कब गठन किया था? 1964 में, ध्यान रखेंगे। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर कोठारी जो है उस समय UGC के क्या थे? तो अध्यक्ष थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलती है, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा है। ठीक है, 2637 यानी 2637 मीटर। डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। तो डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नीलगिरी के दक्षिण में अनाईमलाई की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी के दक्षिण में जो है अनाईमलाई की पहाड़ियाँ हैं। अनाईमलाई की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी है जो 2695 मीटर है।
यह पश्चिम घाट सहित संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। तो इसको याद रखेंगे अनाईमुडी को। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ चोटी है, ये ध्यान रखेंगे। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदागढ़ा चोटी जो 1690 मीटर है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है 1350 मीटर, धूपगढ़ 1350 मीटर। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुईबाई है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, ठीक है, 1722 मीटर। माउंट आबू की पहाड़ में स्थित है, ध्यान रखेंगे। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मिथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। मूल संविधान में यानी 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। सिंध भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। कोंकण, मणिपुर और नेपाली, ध्यान रखेंगे, कोंकण, मणिपुर और नेपाली को जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया था, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को 92 संविधान संशोधन द्वारा जो है 2003 में जोड़ा गया था, 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में, ठीक है, ओडिया रखा गया, ठीक है, ओडिया रखा गया। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम विक्रम है। चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम विक्रम है तथा इसके रोवर का नाम प्रज्ञान है। तथा इसके रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। लैंडर का विक्रम और रोवर का प्रज्ञान, ध्यान रखेंगे। चंद्रयान जो है चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र LV-M3M4 याद रखेंगे, रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 3 को 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। दक्षिणी ध्रुव भी याद रखेंगे। इसके साथ ही भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश रूस, अमेरिका, चीन के बाद बना तथा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम देश होने का गौरव प्राप्त किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो ध्यान रखेंगे, 23 अगस्त को भारत सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी, ठीक है, अमरावती प्रस्तावित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विशाखापट्टनम भी प्रस्तावित था, तो ये भी याद रखेंगे, विशाखापट्टनम भी प्रस्तावित है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना राज्य बनाया गया था। तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, हैदराबाद चूँकि तेलंगाना में स्थित है, इसलिए भविष्य में हैदराबाद केवल तेलंगाना की राजधानी रहेगा। इसलिए आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को प्रस्तावित किया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। शीतकालीन है, ठीक है, शीतकालीन राजधानी श्रीनगर। और शीतकालीन राजधानी जम्मू है, शीतकालीन राजधानी जम्मू है। लद्दाख की राजधानी लेह है। आइए 45 नंबर क्वेश्चन है, एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहा जाता है। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहते हैं। ध्वनि की गुणवत्ता वह विलक्षण है जो हमें समान तरत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनियों को स्वर कहते हैं। यह सुनने में सुखद होती है। शोर कर्णप्रिय नहीं होता है, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। निम्नलिखित में कौन मानव हार्मोन नहीं है? तो ये जो है साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है। बाकी इंसुलिन, कैल्सिटोनिन और एस्ट्रोजन ये जो है आपको मानव हार्मोन है। आइए इसका विस्तार देखते हैं। साइटोकाइनिन जो है ये मानव हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जिसकी खोज मिलर ने मछली की शुक्राणु में किया था। मछली के शुक्राणु में किया था साइटोकाइनिन पादप हार्मोन का। इसका नाम काइनेटिन रखा। बाद में स्कूग नामक एक वैज्ञानिक ने इसका नाम साइटोकाइनिन रखा था। साइटोकाइनिन रसायन का निर्माण पौधों के जड़ों में फल के भीतर होता है। यह रसायन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह क्लोरोफिल को जल्दी नष्ट नहीं होने देता है। क्लोरोफिल को जल्दी नष्ट नहीं होने देता है साइटोकाइनिन। इस रसायन के प्रभाव से पेड़ों की पत्तियां अधिक समय तक हरी भरी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पौधे से निकलने वाले हार्मोन निम्नलिखित हैं। ऑक्सिन, यह रसायन मुख्य रूप से तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है तथा तना पत्ती में वृद्धि करता है। यह बीज रहित फल का उत्पादन में सहायक होता है। ऑक्सिन रासायनिक रूप से एंडोल एसिटिक अम्ल IA, जिसका प्रयोग पौधों पर इच्छानुसार वृद्धि के लिए किया जाता है। ऑक्सिन के समान प्रमुख रासायनिक पदार्थ है फेनॉक्सी एसिटिक अम्ल, 2,4-D, इंडोलाइड ब्यूटारिक अम्ल, इंडोलाइल प्रोपोनिक अम्ल आदि रसायन का प्रयोग खरपतवार नष्ट करने में भी किया जाता है। जिब्रेलिन्स, इसकी खोज सर्वप्रथम कवक में हुआ था। ठीक है, यह पौधों की लंबाई तथा मोटाई में वृद्धि करवाता है। बीजों की सुप्तव अवस्था को तोड़कर अंकुरण में मदद करता है। पतझड़ को रोकता है। सेब जैसे फसल को ठंडा और पीला से बचाता है। इसके इस्तेमाल से बड़े आकार का फल तथा फूल का उत्पादन किया जाता है तथा बीज रहित फल के उत्पादन में ऑक्सिन की तरह ही सहायक है। एब्सिसिक एसिड, यह एक प्रकार की वृद्धि रोधक पदार्थ है जो पौधों में होने वाली वृद्धि को रोकता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। फ्लोरिजेंस, इसे फूल खिलने वाले हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, फ्लोरिजेंस को क्या कहते हैं? फूल खिलाने वाला हार्मोन। कैल्सिटोनिन, यह हार्मोन रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डी से जोड़ता है जिससे हड्डी मजबूती बनती है। इसकी कमी से एस्टोप्रोसिस रोग होने की संभावना रहती है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन, यह हार्मोन महिलाओं में पाया जाने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। इस हार्मोन का स्राव अंडाशय के ग्रेफियन फॉलिकल कोशिका द्वारा होता है। यह हार्मोन महिलाओं के लैंगिक लक्षण पर नियंत्रण रखता है। गर्भधारण करने के 4 सप्ताह बाद भ्रूण की कोशिका गर्भाशय की कोशिका के साथ जुड़कर जारयु का निर्माण करता है। जारयु, ठीक है, के द्वारा निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं। प्रोजेस्टेरोन, गर्भधारण के बाद से लेकर पूरे गर्भ अवस्था यानी 9 महीने से 10 दिन तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जारयु द्वारा ही स्रावित होता है। यह हार्मोन गर्भ अवस्था पर नियंत्रण रखता है। रिलैक्सिन, यह हार्मोन बच्चों के जन्म के ठीक पहले स्रावित होता है। यह हार्मोन
गर्भनली तथा जरायु के मुख को ढीला करता है ताकि बच्चा माँ की गर्भाशय में आसानी से बाहर आ सके। प्रोस्टाग्लैंडिन यह हार्मोन के प्रभाव से जरायु गर्भाशय से टूटकर अलग होने लगता है, जिससे बच्चे का जन्म के समय दर्द उत्पन्न होता है, जिसे प्रसव वेदना कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहत स्नानघर पाया जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो में जो है बृहत स्नानघर मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका विस्तार रूप। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, मातृ देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे की ढेर आदि में मोहनजोदड़ो से पाया गया है। जूते हुए खेत का साक्ष्य, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएँ, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि कलिबंगन से प्राप्त किया गया है। शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्वास्तिक के एवं चक्र के साक्ष्य, कब्रिस्तान R37 सावधान, पेटिका आदि हड़प्पा से पाया गया है। लोथल से मनक्का उद्योग के साक्ष्य प्राप्त, तांबे का कुत्ता, फारस की मुहर, बंदरगाह धान की भूसी आदि पाए गए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क को हराने वाली चीनी जनरल कौन था? तो ये पान चाओ था। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पान चाओ था। कनिष्क का चीन के शासक पान चाओ से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजय हुआ। कनिष्क कुषाण वंश का महत्तम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग मार्च 1997 से लाया जाता है। नेक्स्ट है, कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर यानी पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। तो ध्यान रखेंगे, कनिष्क का प्रथम राजधानी पेशावर यानी पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। नेक्स्ट है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। मुख्य खिलाड़ी एवं उनसे संबंधित खेल, पीवी सिंधु बैडमिंटन, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, हिमा दास या ढिंग एक्सप्रेस भी बोला जाता है, हिमा दास को, धावक हैं। हिमा दास या ढिंग एक्सप्रेस धावक हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन, दीपा कर्मकार जिम्नास्टिक, रवि कुमार दाहिया कुश्ती, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस, मनु भाकर निशानेबाजी। ध्यान रखेंगे, अभी ये जो है जीती भी हैं तो इनका नाम याद रखें। मीराबाई चानू भारोत्तोलन। नेक्स्ट है, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? तो 14 दिनों तक रोक सकता है धन विधेयक को। ठीक है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकता है और न ही संशोधित कर सकता है। वह सिर्फ सिफारिश कर सकती है, जिसको मानने या न मानने के लिए लोकसभा स्वतंत्र है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन की अवधि बीत जाने पर यह स्वतः मान लिया जाता है कि धन विधेयक को जिस रूप में लोकसभा ने पास किया है उसी रूप में राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। 51 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेती। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? खेती है। बाकी जो तालाब है, घास का मैदान है और जंगल, ये जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आइए इसका डिटेल देखते हैं।
वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीवादी ऑथर टंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। ध्यान रखेंगे, वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीवादी ऑथर टंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। समुदायों के जीवों का रचना कार्य में उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र है जिसमें सजीव एवं निर्जीव संगठक अंतर्निहित होते हैं। इसमें सजीव एवं निर्जीवों के बीच अंतर संबंध बनाए रखने के लिए की जाने वाली एक सभी क्रियाएं अंतर्निहित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन तथा बहिर्गमन होता रहता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटक के बीच अंतःक्रियाएं होती है। यह प्राकृतिक में स्वाभाविक रूप से घटित होता है और इसके कामकाज के लिए किसी मानवीय गतिविधि की आवश्यकता नहीं होती है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, यह जैविक और अजैविक घटकों वाला एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। इसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, दो प्रकार का ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में स्थलीय वन, घास का मैदान, मरुस्थल आता है। जलीय में हो जाएगा अलवण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, सागर पारिस्थितिकी तंत्र, संक्रमण काला पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। कृत्रिम में हो जाएगा आपको चिड़ियाघर, एक्वेरियम खेत, पोल्ट्री फार्म आदि। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नोट, सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादन ब्रांटलैंड 1987 में किया था। सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा का प्रतिपादक ब्रांटलैंड 1987 में किया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम का शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने किया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम का शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने किया था। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जीव संख्या का पिरामिड सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हैं। जीव संख्या का पिरामिड सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हैं। वन एवं घास स्थल के जीव भार का पिरामिड सीधा बनेगा, जबकि एक तालाब की पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार का पिरामिड उल्टा बनेगा। संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। संचित ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनेगा। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम BO चिदम्बरम पोर्ट है। यहाँ से मुख्यतः खाद्य तेल, कोयला, नमक एवं पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। भारत के प्रमुख बंदरगाह है बंदरगाह कंडला पोर्ट। नया नाम इसका है दीनदयाल उपाध्याय, ध्यान रखेंगे। अवस्थित है कच्छ की खाड़ी गुजरात में। कंडला पोर्ट, नया नाम दीनदयाल उपाध्याय, कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हुगली नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में। कोलकाता बंदरगाह या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह हुगली नदी तट पर पश्चिम बंगाल में। कोचीन बंदरगाह या वेम्बनाड कायल मुहाने पर केरल में है। कोचीन बंदरगाह वेम्बनाड कायल मुहाने केरल में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह मंगलोर कर्नाटक में है। न्यू मंगलोर बंदरगाह मंगलोर कर्नाटक में है। बम्बई बंदरगाह मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू या नहवा सेवा बंदरगाह पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू या नहवा सेवा बंदरगाह पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। मुगाओ बंदरगाह जुआरी नदी के बाएं तट पर
गोवा में स्थित है। मोरमुगाओ बंदरगाह जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। एन्नौर बंदरगाह के कामराज पोर्ट तमिलनाडु में है। एन्नौर बंदरगाह के कामराज पोर्ट तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। ये सबसे गहरा है। विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव HB कामत को चुना गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव AB कामत को चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किया था। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो उत्प्रेरक का कार्य हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा अभिक्रियाओं का दर को बढ़ा देना, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, और बी है अभिक्रिया की दर को घटा देना। तो उत्प्रेरक का दोनों कार्य है, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया की दर को घटा देना, ये उत्प्रेरक का काम है, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में डिटेल है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त होने वाले उत्पादों के सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं उत्प्रेरक, वह पदार्थ जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, ठीक है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को घटाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होते हैं। अभिकारक की सांद्रता अभिकारकों की दर अभिकारकों के सांद्रता के समानुपाती होते हैं। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का दर बढ़ती है। तो ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ती है। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारकों को छोटे टुकड़ों में बांटने पर पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर जो है तीव्र हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए जो है इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की दिशा में है। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बर्केनहेड द्वारा की गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1927 में, नवंबर 1927 में की गई थी। इस कमीशन की नियुक्ति भारत राज्य सचिव बर्केनहेड द्वारा की गई थी। भारत राज्य सचिव थे बर्केनहेड, तो इनका नाम याद रखेंगे। इस कमीशन में कुल 7 सदस्य शामिल थे। इस 7 सदस्यों में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इसलिए भारतीयों द्वारा श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया था। इसलिए भारतीयों द्वारा इसे जो है साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया गया था। यह कमीशन 3 फरवरी
1928 को भारत आया था। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने इस कमीशन का विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मुंबई में जवाहरलाल नेहरू तथा पंजाब में लाला लाजपत राय ने के नेतृत्व में इस कमीशन का विरोध किया गया था। तो मुंबई में जवाहरलाल नेहरू और पंजाब में लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठीचार्ज से चोटिल होने के कारण पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को हो गया था। 17 नवंबर 1928 को हो गया था। लाला लाजपत राय को चोटिल करने वाले अंग्रेजी पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु एवं चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट को फिर मैं एक बार पढ़ता हूँ। लाला लाजपत राय को चोटिल करने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ता भगत सिंह, राजगुरु एवं चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन है, 1946 के 9 सैनिक विद्रोह का नायक कौन थे? तो ये थे एम.एस. खां थे। 1946 के 9 सैनिक विद्रोह के नायक एम.एस. खां थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के खिलाफ हड़ताल किया था। विद्रोहियों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन एम.एस. खान के नेतृत्व में किया था। इन सैनिकों ने BC दत्त की रिहाई की मांग की। इन्होंने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना के सलाह पर नौसैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोह ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं कर रहे हैं। इस नौसैनिक विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हों, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए थे। फरवरी 1946 में INA अधिकारी रशीद अली को सजा दी गई थी। फरवरी 1946 में INA अधिकारी राशिद अली को सजा दी गई थी। तो ये ध्यान रखेंगे। धात्विक खनिज का उदाहरण, धात्विक के खनिज का उदाहरण है सोना, चांदी और लोहा। धात्विक खनिज का उदाहरण है सोना, चांदी और लोहा। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धात्विक गुण पाए जाते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। अपनी कठोरता के कारण अधिकांश धातुओं का उपयोग कई कार्यों में किया जाता है। धात्विक खनिजों का उपयोग के साथ ही मानव सभ्यता के युगों का विकास हुआ। ताम्र युग, लोह युग। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध तत्वों में सर्वाधिक उपयोगी तत्व धातु ही हैं। किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान धातुओं की खपत के आधार पर भी लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है धातु के उदाहरण सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, प्लेटिनम, पोटेशियम, बेरियम, जिंक, कैल्शियम, निकेल, मैग्नीज, पारा, मोल्बिडेनम, यूरेनियम, लिथियम, बिस्मथ है। धातुओं के भौतिक गुण, धात्विक चमक, धात्विक चमक शुद्ध रूप से धातुएं चमकदार होती हैं। आघात और धैर्यता, धातुओं को पीटकर पतले पत्थर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको गुण को आघात और धैर्यता कहा जाता है। कठोरता, धातुएं समानतः कठोर होती हैं। कुछ क्षारीय धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है।
तन्यता, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। ऊष्मा चालकता, धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। विद्युत चालकता, सामान्यतः धातुएं विद्युत की चालक होती है। धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती है। तो ध्यान रखेंगे, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाती हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन यानी धातु ऑक्साइड, ठीक है। देख सकते हैं कॉपर प्लस ऑक्सीजन यानी कॉपर ऑक्साइड। अधिकांशतः धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करती है। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं यानी क्षार होते हैं, ठीक है। कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। Na2O प्लस H2O 2NaOH, ठीक है। K2O प्लस H2O 2KOH। ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता, तो ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता, तो सबसे जो है ज़्यादा क्रियाशीलता कौन है, तो सोडियम है। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर, उसके बाद चांदी, उसके बाद जो है आपको सोना, ठीक है। तो याद रखेंगे सबसे जो है पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं जल के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता। जल के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है। उसके बाद जो है लोहा, कॉपर। अम्लों के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता, अम्लों के प्रति तो सोडियम है, अम्लों के प्रति भी क्रियाशीलता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। धातुओं के उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, जेनॉन, हीलियम, रेडॉन, ठीक है। ये गैस के उदाहरण है। एकमात्र द्रव अधातु है ब्रोमीन। एकमात्र द्रव अधातु कौन है, तो ब्रोमीन है। कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, आयोडीन ठोस अधातु का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बेलाडील किस लिए प्रसिद्ध है, तो बेलाडील जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बेलाडील जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लौह अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हैं, हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट पाए जाते हैं, ठीक है। तो भारत में लौह अयस्क दो प्रमुख हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। आइए इसको देखते हैं। लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उड़ीसा में लौह अयस्क सुदूरगढ़, मयूरभंज, छार पहाड़ी श्रृंखला में पाया जाता है। गुरुमाहिसानी, सोलेपत, बादम पहाड़ या मयूरभंज में है। किरुबुरु, केंदुझार तथा बोनाई सुंदरगढ़ लौह अयस्क खनन क्षेत्र में है। बेलाडील छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, ठीक है। बेलाडील एक पर्वत श्रृंखला है जो बैल के डील यानी कुब्बड़ की तरह दिखाई देता है। दिल्ली तथा दुर्ग में राजहर की खदानें देश में की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और इसको देखते हैं बढ़िया से। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और रत्नागिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वरंगल जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लौह अयस्क के खनन प्रदेश हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण, तो यह आपको हो जाएगा महोगनी और रोजवुड। महोगनी और रोजवुड जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है, महोगनी और रोजवुड, ठीक है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, यह वनस्पति 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा तथा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादक भी सर्वाधिक होता है। सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, ऑर्किड, फर्न, आबानुस, बांस तथा ताड़ आदि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है।
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। इस वनस्पति के विकसित हेतु 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा आवश्यक होता है। प्रमुख वनस्पति साल, सागवान, शीशम, बेंत, चांदन, आंवला, शहतूत, पहुआ आदि। नोट: बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी आदि शुष्क कंटीली वनस्पति का उदाहरण है। 60 नंबर क्वेश्चन है, नौका दौड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो ये केरल का नौका दौड़ा जो है केरल का प्रसिद्ध खेल है। ठीक है, केरल में नौका दौड़ का सिलसिला चंपाकुलम, वल्लमकली अथवा नौका दौड़ के साथ आरंभ होता है। यह राज्य की सबसे लोकप्रिय नौका दौड़ है। केरल के अलपुझा जिले में पुनमड बेक्टवार में आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ केरल के बैक्सवाट्स का सबसे बड़ा उत्सव है। इस नौका दौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को किया जाता है। इस नौका दौड़ में चंदन वल्लम और छोटी देश नौकाओं के दौड़ एवं अनुष्ठानिक जल शोभा यात्रा निकाली जाती है। अरमूला वल्लमकली या सर्प नौका दौड़ समारोह पार्थ सारथी मंदिर द्वारा ओणम के मौसम में संचालित किया जाता है। पाइपड़ नौका दौड़ जो कि सर्प नौका दौड़ है अलपुझा में आयोजित की जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु में जून जुलाई में पूर्ण चंद्र को उंजल पर्व मनाया जाता है। उगादि उत्सव नव वर्ष के रूप में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लोगों द्वारा मनाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। परमाणु रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं, अनुसंधान रिएक्टर और ऊर्जा रिएक्टर। अनुसंधान रिएक्टर और ऊर्जा रिएक्टर। अगस्त 1956 में एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC ट्राम्बे मुंबई द्वारा किया गया था। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन 2009 में बंद कर दिया गया। भारत में 7 परमाणु संयंत्रों में 22 से अधिक रिएक्टर कार्यरत हैं। तारापुरा नाभिक संयंत्र महाराष्ट्र में है। तारापुरा नाभिक संयंत्र जो है महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिक के रिएक्टर है। ठीक है, तारापुर नाभिक संयंत्र भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिक के रिएक्टर है। रावत भाटा नाभिक संयंत्र राजस्थान में है। कुंडनकुल्लम नाभिक संयंत्र तमिलनाडु में है। कैगा नाभिक संयंत्र कर्नाटक में है। काकरापारा नाभिक संयंत्र गुजरात में है। कलपक्कम नाभिक संयंत्र तमिलनाडु में है। नरौरा नाभिक संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? तो ये आपको बोधगया में है। अनिमेष लोचन चैत्य बोधगया में स्थित है। वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना दूसरा सप्ताह खड़े होकर बोधि वृक्ष को एकटक देखते हुए बिताया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनिमेष लोचन चैत्य महाबोधि मंदिर परिसर की सीमा के भीतर स्थित 7 पवित्र स्थानों में एक है। अनिमेष लोचन चैत्य नाम का शाब्दिक अर्थ है खुली आँखें। इसे ज्वेल वाक या विचरण पथ भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है। हरसाई बौद्ध स्तूप बेगूसराय बिहार में स्थित है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपको चेन्नई में। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? तो चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था, ध्यान रखेंगे। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में किया गया था। 1904 ईस्वी में भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में सीमेंट बनाने का असफल प्रयास किया गया था। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के रूप में पोरबंदर में किया गया था, यानी गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के
पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ स्वीडन ने चीका और मिट्टी को जलाकर किया था। ध्यान रखेंगे, सीमेंट का आविष्कार इंग्लैंड के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1824 में जोसेफ स्वीडन ने चीका और मिट्टी को जलाकर किया था। चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट, सिलिका की आवश्यकता सीमेंट उत्पादन के लिए होती है। तो चूना पत्थर, कोयला, जिप्सम, बॉक्साइट का और सिलिका की आवश्यकता सीमेंट उत्पादन के लिए होती है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक प्रमुख स्थान है सवाई माधोपुर, सिरोही, ब्यावर, मोरक, चित्तौड़गढ़, नरौरा आदि। मध्य प्रदेश में प्रमुख सीमेंट उत्पादक स्थान है सतना, कटनी, जबलपुर, नीमचा, मैहर, कैमूर, रतलाम, बनमोर आदि। छत्तीसगढ़ में प्रमुख सीमेंट उत्पादक स्थान है जामुल, दुर्ग, अकालतारा, मांढर, भाटापारा आदि। गुजरात में प्रमुख सीमेंट उत्पादक स्थान है द्वारका, पोरबंदर, बड़ौदरा, भावनगर, रनवाव आदि। चुर्क, डल्ला, चुनार आदि सीमेंट उत्पादन होते हेतु प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश में है। गारो, खासी एवं जयंतियाँ एक भाग है। तो ये जो है प्रायद्वीपीय पठार की भाग है। गारो, खासी एवं जयंतियाँ प्रायद्वीपीय पठार की भाग है। गारो, खासी एवं जयंतियाँ प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम अरावली पर्वतमाला एवं दिल्ली पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में कोडरम पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार तक है। प्रायद्वीपीय पठारों को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यह कई पठारों से मिलकर बना है। उत्तर पूर्वी पठारों में मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार या छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्व विस्तार है जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर पहाड़ी अवस्थित है जो प्राचीन चट्टानों से बनी है। गारो, खासी, जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। मेघालय पठार क्षेत्र में धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? तो ये इंटरनेट साथी चलाया गया। इंटरनेट साथी गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया गया है। ग्रामीण समुदायों में महिलाओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट के सहयोग से गूगल द्वारा 2015 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, किसी घड़ी में घंटे वाली सुई 48 घंटे में कितना चक्कर लगाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। आप देख लें, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लें। श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं दोनों ओर से 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 15 व्यक्ति हैं। आप देख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो इसमें मैथ दिया हुआ है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या PDF आपको मिल जाएगा, इसका बना सकते हैं। तो यह पूरा ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग है। दस्ताने हाथ मेज, तो ये हो जाएगा आपको दस्ताना हाथ में पहना जाता है, तो मोजे जो है पैर में पहना जाएगा, ठीक है। एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा था कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध था? तो पिता थे, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बना के समझाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोह का क्रम को सजाएं। निम्नलिखित विद्रोह के क्रम को सजाना है, ठीक है। तो अहमदाबाद आंदोलन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो है चंपारण विद्रोह, उसके बाद आपका अहमदाबाद आंदोलन, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। आइए इसका डेट वाइज देख लेते हैं विस्तार से।
चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था। चंपारण विद्रोह 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 फरवरी मार्च में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 फरवरी मार्च में हुआ था। खेड़ा विद्रोह 1918 मार्च जून में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20 के विरुद्ध किया गया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों द्वारा किसानों से प्रत्येक 20 कट्ठा भूमि से 3 कट्ठे भूमि पर जबरनी नील की खेती कराई जाती थी। प्लेग बोनस के लिए अहमदाबाद के लिए मजदूरों ने आंदोलन किया था। इसे समर्थन देने हेतु गांधी जी ने पहली बार भारत में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया था। कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 प्राप्त होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप बनाएं। तो ये मैथ ही दिया है, ठीक है, मैथ दिया है तो PDF आपको मिल ही जाएगा। तो मैथ वाला पार्ट हम जो है इसको छोड़ते हैं, मैथ ही दिया है, ठीक है, मैथ रीजनिंग ही है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद की सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। विधानसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। प्रमुख पदों हेतु न्यूनतम उम्र दिया है। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल उपराज्यपाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हेतु 35 वर्ष। लोकसभा सदस्यता हेतु 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्यता हेतु 30 वर्ष। बृहद ट्रंक मार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। विस्तार से देखते हैं। बृहद ट्रंक मार्ग सड़क परिवहन से संबंधित है। बृहद ट्रंक मार्ग या ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। कालांतर में अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया था। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। ट्रंक रोड दक्षिण एशिया में सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान के NH1 एवं NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड ही कहा जाता है। तो वर्तमान के NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क मार्ग को सड़क-ए-आजम तथा शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। इस सड़क मार्ग को सड़क-ए-आजम तथा शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय जो है स्विट्ज़रलैंड यानी जिनेवा में स्थित है। स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में स्थित है, ध्यान रखेंगे, स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों के साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर आपसी सहयोग तथा मानक विकसित करने का काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व के लोगों को बेहतर स्वस्थ भविष्य देना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 194 है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, संगठन स्थापना और मुख्यालय। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, इसका स्थापना हुआ था 1966 में, मनीला फिलीपींस में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का स्थापना 1967 में, इसको एशियन कहा जाता है, ठीक है। नाटो, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ठीक है, सॉरी, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ का को कहीं पे भी मुख्यालय नहीं है। मुख्यालय सॉरी जकार्ता है, जकार्ता इंडोनेशिया में। नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में 1949 में स्थापना हुआ था। सार्क का 1985 में काठमांडू नेपाल में हुआ था। विश्व व्यापार WTO का 1995 जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। आधुनिक राष्ट्रमंडल लंदन UK।
कॉमनवेल्थ 1949 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में इसका स्थापना। वाशिंगटन डीसी, ठीक है, इसका मुख्यालय। 98 नंबर है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसके प्रतिरोधकता बढ़ती है या घटती है? तो किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है क्या होती है? घटती है, ठीक है, घटती है, ध्यान रखेंगे। चालक और अचालक की अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालक एवं अचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता के बीच क्रम की होती है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर कहलाता है। जैसे सिलिकॉन क्या है? ये सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन सेमी, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, सेलेनियम सेमीकंडक्टर कुछ महत्वपूर्ण अर्धचालक के उदाहरण हैं। इन पदार्थों के प्रति घन सेंटीमीटर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग 10/13 होता है, जबकि तांबे के एक घन सेंटीमीटर में इनकी संख्या 8.4 × 10⁻22 होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रहने के कारण अर्धचालकों की प्रतिरोधकता 0.10 से 1 ओम मीटर के क्रम में होता है एवं चालकों की 10⁻⁻8 ओम की होती है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। तो परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श चालक की भांति व्यवहार करता है। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, पर किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटने लगती है। अर्धचालक का मुख्य 2 प्रकार की होती है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, ठीक है। नैज अर्धचालक के बारे में देखते हैं। पूर्ण रूप से शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है। जर्मेनियम सिलिकॉन अपने स्वाभाविक अवस्था में नैज अर्धचालक हैं। नैज अर्धचालक की संरचना क्रिस्टलीय होती है, अतः एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं बचते हैं। यही कारण है कि साधारण ताप पर इस प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा को प्रवाह संभव नहीं है, तथा निम्न ताप या परम शून्य ताप 0 केल्विन के निकट ताप पर यह पदार्थ विद्युत कुचालक जैसा व्यवहार करता है। नैज अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह संयोजक बंध टूटने के कारण होता है। नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। बाह्य अर्धचालक, ठीक है, अपद्रव्यों या अशुद्ध से मिश्रित या मादित अर्धचालकों को बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। कमरे के ताप या 300 केल्विन पर किसी नैज अर्धचालक का चालकता बहुत ही कम होती है, अतः ऐसे अर्धचालकों का उपयोग कर किसी इलेक्ट्रिक युक्त नहीं बनाया जा सकता। अतः इसकी चालकता बढ़ाने के लिए थोड़ी सी अशुद्ध अपद्रव्य मिलाने से 10⁻7 शुद्ध अर्धचालकों के परमाणुओं में उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो ऐसे अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक या अपमिश्रित कहते हैं। तो यहाँ तक रहा, ठीक है। और भी है। शुद्ध अर्धचालक में क्रमशः 5 संयोजकता वाले तथा 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु मिलने से N टाइप तथा P टाइप के बाह्य प्राप्त होते हैं। पंच संयोजी अपद्रव्य परमाणु दाता कहे जाते हैं। त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु ग्राही कहे जाते हैं। अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव्योपी कहते हैं। इसकी चालकता मूलतः अपमिश्रण की मात्रा पर निर्भर करती है। बाह्य अर्धचालक की चालकता बहुत अधिक होती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, चालक की चालकता घटती है। शुरू, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ये दूरी का, ठीक है। ओडोमीटर एक उपकरण है जो ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑडियोफोन इसका उपयोग लोग सुनने में करते हैं। बैरोमीटर वायु दाब मापने में। आममीटर विद्युत धारा मापने में। आमीमीटर जो है विद्युत धारा मापने में। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। सिस्मोग्राफी भूकंप की तीव्रता मापने में। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। रेन गेज वर्षा मापने के क्रम में आता है। एक्टिनोमीटर इसकी सहायता से सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में एक्टिनोमीटर।
बल एक सदिश राशि है, इसके SI मात्रक न्यूटन है। शक्ति का SI मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है? तो ये मिलती है आपको देवप्रयाग में। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग है। अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो है रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग कहलाता है। तो यहाँ तक रहा 100 क्वेश्चन दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।